गुड मॉर्निंग डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हिंदी सेकंड का क्लास बंद होने से पहले हम लोगों ने हिंदी सेकंड के फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर लिया था, पढ़ लिया था और उसके मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करने के लिए दिया था और हो भी गया होगा मेरे ख्याल से आपका। और बहुत सारे लोगों ने अभी मेरे पास करके भेजा नहीं है, ठीक है। तो जिसने भी नहीं किया है वो कर ले, क्योंकि अब आपका इसके बाद जब स्कूल बंद होगा और स्कूल जब स्टार्ट होगा तो आपके प्री मिड एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो जब आपका कंप्लीट कॉपी नहीं रहेगा तो आप लर्न कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सीरियसली मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि आप जब पढ़ाई करिएगा तो बहुत सीरियस होकर के पढ़ाई करिएगा, क्योंकि लापरवाही मत कीजिए। क्योंकि ये आपके देखिए जो भी वजह चल रही है जिसकी वजह से भी आपके स्कूल बंद चल रहे हैं उसमें आपकी पढ़ाई चल रही है, आप फीस जमा कर रहे हैं, बट आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी तो आप पढ़ कर के क्या करेंगे। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगी कि जो है आप लोग पढ़ें, जितना हो सके नॉलेज लेने की कोशिश करें, कुछ सीखने की कोशिश करें। खेल कूद में ज़्यादा मन ना लगाएं, हर वक्त खेलने कूदने के चक्कर में ना रहें। खेलना कूदना तो है ही, वो तो टाइम ऑलरेडी आप घर पे रह रहे हो तो खेलना कूदना तो होता ही रहेगा, बट जो है आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का पार्ट 2 वर्ण विचार। हम लोगों ने पढ़ा था शब्द भाषा पढ़ा था, भाषा में मैंने आपको बताया था और इसकी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करने के लिए कहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। देखिए वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण जैसा कि नाम से ये लग रहा है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले हम वर्णों का ज्ञान करते हैं, वर्ण सीखते हैं। उसके बाद हम लिखित भाषा करने के लिए वर्ण सीखते। मौखिक तो हम एक दूसरे से सुन करके बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन लिखित भाषा के लिए सबसे पहले हम वर्ण सीखते हैं, फिर भाषा सीखते हैं और उसके बाद वाक्य बनाना सीखते हैं। तो वर्ण में देखिए हम जो कुछ बोलते हैं यह वाक्य शब्द और अक्षर होते हैं। जो कुछ भी बोलते हैं वो सब वर्णों से मिल करके बनता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके ध्वनि समूह को सीखना आवश्यक होता है। यही ध्वनियाँ जो होती हैं वर्ण या अक्षर कहलाती हैं और इनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। आप क्लास 6 स्टूडेंट्स हैं, आपने इससे पहले कई बार पढ़ा होगा कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण जो है स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं और इसमें कुछ जो है अनुसार अनुनासिक वर्ण भी होते हैं, अंतस्थ वर्ण भी होते हैं और संयुक्त भी होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। देखिए जैसे आप स्टार्टिंग में सीखते हैं का से स्टार्ट करते हैं आपकी का खा गा घा अंगा, ये होता है व्यंजन वर्ण। और आ से आहा तक ये होते हैं स्वर वर्ण, इनको स्वर वर्ण कहते हैं। और का से ज्ञा तक जो होता है उनको व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो का से ज्ञा तक जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके साथ स्वर जुड़ा रहता है। जैसे हम का बोलते हैं तो का के साथ क्या जुड़ा है, आ जुड़ा हुआ है, स्वर जुड़ा रहता है। लेकिन स्वर के साथ व्यंजन नहीं जुड़ा रहता है। जैसे हम आ बोलते हैं, ई बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, तो इसके साथ कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं जुड़ा है। तो इस तरह से वर्ण दो रूपों में होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण जो होते हैं वो आ से आहा तक होते हैं और व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो का से ज्ञा तक होते हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, नर्सरी LKG में होता है, UKG में होता है, तो वो सबसे पहले वर्णों को सीखता है और उसके बाद दो दो अक्षरों को मिलाना सीखता है। दो दो वर्णों को मिलाना, जैसे का ला कल, आ बा अब, च ला चल। तो ईख ईख ये सब सीखता है ना। तो उसके बाद फिर उससे बढ़े जाता है, 3 अक्षर वाले सीखता है, 3 वर्णों वाले, यानी क माला कमल, कार रामायण महाभारत। तो इस तरीके से फिर 4 अक्षर सीखता है, फिर 5 अक्षर और फिर इस तरह से मात्राओं को सीखना शुरू कर देता है। तो ये होते हैं वर्णों का विचार। तो देखिए वर्ण सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को वर्ण कहते हैं और एक उसकी वर्णों की माला तैयार की जाती है। जैसे मोतियों की माला तैयार की जाती है ना, बहुत सारी मोतियों की माला होती है, उसी तरह से वर्णों की भी माला तैयार की जाती है। और उन वर्णों की माला में होते हैं आ से आहा तक होते हैं और का से ज्ञा तक होते हैं। ये वर्ण माला होती है। स्वर वर्ण होते हैं उसमें और व्यंजन वर्ण होते हैं। देखिए
ये है वर्णमाला। इसमें स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। फिर उसके बाद वर्णों के दो प्रकार मैंने बताया आपको, स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। आ ई उ ए री ओ औ, ये होते हैं स्वर। फिर इसमें अनुस्वार आता है। अनुस्वार का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है। अनुस्वार होते हैं, जैसे हम बोलते हैं नंगा, यहाँ से हम नाक से आवाज़ निकालते हैं, तो ये अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं। अनुस्वार। यानी जैसे हम बोलते हैं कंगन, तो हाँ, तो कंग, यहाँ से ये तालु यहाँ से नाक से टकराता है ना, तो ये कहलाता है कौन सा, अनुस्वार। और एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक जिसमें नाक से आवाज़ निकलती है, जैसे चांद, दांत, तो इसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं ना, तो जिसमें हम चंद्र बिंदु लगाते हैं वो अनुनासिक होता है, और जिसमें अंक की बिंदी लगाते हैं वो अनुस्वार होता है। ठीक है। फिर आता है आपका विसर्ग। विसर्ग में आपने देखा होगा कि दो बिंदी लास्ट में लगाते हैं, किसी भी वर्ड के बाद दो बिंदी लगाते हैं, तो वो कहलाता है विसर्ग। जैसे अतः, प्रातः। ठीक है। फिर आपका आता है आयोग वाह, इसमें हम अंग आ ये होते हैं। फिर आगत ध्वनि होती है, हलंत होता है। हलंत भी आपको पता होना चाहिए, हलंत क्या होते हैं, जिसमें किसी भी वर्ड के नीचे ऐसे जो लाइन खींचते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, कंफ्यूज होते हैं ये हलंत होता है क्या, तो इसको हम कहते हैं हलंत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट देखिए आपका है फिर व्यंजन। व्यंजन देखिए उच्चारण स्थल होते हैं। व्यंजनों में जो होता है वो उच्चारण स्थल होता है, यानी जैसे का वर्ण का कंठ होता है, चा वर्ण का तालु होता है, टा वर्ण का मूर्धा, ता का दांत, पा का ओष्ठ, फिर अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। तो इस तरीके से ये होते हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थल। ठीक। आप देखें स्वर। स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता के होता है। मैंने आपको पहले बताया कि स्वरों का उच्चारण करने में हमें किसी चीज़ की सहायता नहीं लेनी पाती है, और व्यंजनों के उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं। स्वरों के दो भेद होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। अब ह्रस्व स्वर के देखिए क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व यानी छोटा, यानी इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसलिए हम इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ री। और दीर्घ स्वर वो कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी दुगना समय लगता है, तो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए, ये होते हैं दीर्घ स्वर। फिर आपका एक और स्वर होता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर देखिए क्या होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से तिगुने समय में होता है, यानी उसको उच्चारण करने में बहुत अधिक समय लगता है, तो वो कहलाते हैं प्लूत स्वर। जैसे ओम, भैया इत्यादि। ठीक है। उसके बाद हम आए जाएंगे मात्रा पे। मात्रा देखिए क्या होती है, स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है, इन चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ, जैसे जैसे हम सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, वर्ण सीखते हैं, फिर उनका उच्चारण करना सीखते हैं, फिर हम उनको मिलाना सीखते हैं, और फिर हम उनको ये जानते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, यानी आ ई उ की मात्रा लगाना सीखते हैं। फिर मात्रा पे हम आ जाते हैं कि कौन सी मात्रा किसकी होती है। तो यह आप देख ही रहे हैं पिक्चर में कि कौन सी मात्रा किसकी। अब ये आपको बताना तो है नहीं, क्योंकि आप क्लास 6 स्टूडेंट हो, ये आपको बस समझना है कि कौन सी मात्रा किधर लगती है, क्योंकि मात्रा मिस्टेक अभी भी आप लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। 6 में पहुंच गए हैं आप लोग, बट फिर भी आप लोग मात्रा में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो मात्रा आप ध्यान से देखें कि मात्रा कौन सी किधर लगती है। ए की मात्रा किधर होती है, ए की मात्रा कैसी होती है, छोटे ऊ की मात्रा कैसी होती है, बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है, और छोटी बड़ी की, क्योंकि छोटी बड़ी की मात्रा में ज़्यादा आप मिस्टेक करते हैं। जब देखो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जब हम कोई चीज़ बहुत खींच के बोलते हैं तो उसमें बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज़ बहुत आराम से बोलते हैं तो उसमें बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब जल्दी से बोलते हैं तो उसमें छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं व्यंजन पे। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण
स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 25 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के भेद देखिए कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन। अंतस्थ स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख के कोई दो भाग आपस में पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं, यानी एक दूसरे से टकराते। स्पर्श करना यानी टकराना, टच होना। तो जब हम जब वो कोई मुख से कोई शब्द हम बोल रहे, कोई व्यंजन शब्द बोल रहे हैं और वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके बेटा, स्पर्श व्यंजन में देखिए का, च, ट, त, प, ये ना, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। क, च, त, ट, प। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी अंदर से, यानी य, र, ल, ग, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ओके, फिर आप आ जाइए ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं ऊष्म व्यंजन? यानी जिनको बोलने में मुंह से जब हम बोलते हैं तो मुंह से वायु बाहर आती है, गर्म ऊष्म वायु बाहर आती है, तो हमें उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, स, ह, श, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर आपका आ जाता है संयुक्त व्यंजन, यानी दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये आपको होते हैं संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों का जब मेल होता है तो हम उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। फिर आपका आ जाता है अतिरिक्त व्यंजन, यानी संयुक्त व्यंजन के अलावा जो व्यंजन होते हैं। जैसे वर्णमाला में दो वर्णों को पूर्ण रूप से मान्यता मिल गई, ये वर्ण है ठ, ड़, ये अतिरिक्त व्यंजन है। इनसे बनने वाले शब्द जैसे साड़ी, पढ़ाई, भेड़। आपने देखा होगा कि साड़ी में जो हम शब्द ड़ शब्द का प्रयोग करते हैं वो किसी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि उसको एक अलग से उसको रूप दिया गया है, तो ये कहला जाते हैं आपके अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, और एक चीज़ और आप देखिए यहाँ पे दिया है कि ऊ, री और रा की मात्राएं कभी कभी कुछ डिफरेंट रूप में भी लगाई जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊ की मात्रा हमको पीछे हम लगाते हैं। ठीक है, रा के जैसे रू लिखना है हमें तो हम रा के पीछे लगा देंगे। ठीक है, रू लिखना है तो हमें रा के पीछे लगा देंगे। री लिखना है तो री नीचे लगा देते हैं। या आपने जैसे मृग, गृह, कृपा, तो इन मात्राओं को हम ऐसे भी लिखते हैं। ये तो आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में, बट अभी भी आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, इसलिए ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके आ जाते हैं, ठीक है, स्वर रहित दिखाने के लिए रा का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे क्रम, भ्रम, वृत्त आदि। जो व्यंजन पाई रहित नीचे से गोल होते हैं उनमें रा पदेन का प्रयोग होता है। देखिए रा का प्रयोग करते हैं जैसे ये इस टाइप का, और जो पदेन होता है वो इस तरीके से, यानी ट्रक, ड्रम, ठीक है, नीचे से गोल होते हैं। फिर रा को स्वर रहित करने के लिए रेफ और पदेन। देखिए रेफ क्या होते हैं, यानी जो ऊपर को लगता है वो रेफ होता है, और जो नीचे को लगते हैं वो पदेन होते हैं। यानी ट्रक, ट्रम्प, ये सब में जो लगते हैं वो पदेन होते हैं, और जो ऊपर को लगते हैं कर्म, मर्म, बर्फ, ये जो होते हैं वो रेफ होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज देख ले, फिर एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं कि वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन मिलाकर के 8 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4, अतिरिक्त व्यंजन 2, अयोग व अनुस्वार विसर्ग 2। ठीक है, कुल वर्ण 52 होते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, ये आपके बुक में दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे कि वर्ण किसे कहते हैं। देखिए आप, वर्णों भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। ये वेरी इजी आंसर आपका दिया हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। आपने देखा? ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है कि व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन की भी परिभाषा दी हुई है आपकी। देखिए व्यंजन की कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। कौन कौन से व्यंजन होते हैं वो आप लिख देंगे, हो जाएगा ये आपका। ओके। उसके बाद क्वेश्चन आपका है आयोगवाह कौन कौन से हैं? तो आयोगवाह भी आपका दिया हुआ है। आयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा। ठीक है। आयोगवाह दिए हुए अंग और आहा। उसके बाद की एक्सरसाइज आप कर लेंगे। इसमें टिक द करेक्ट करना है, फिर स्वर एवं व्यंजनों को छांटकर अलग करना है। ये आप यहाँ पे लिखेंगे स्वर और व्यंजन। ये एक्सरसाइज आपको फिल करनी है। ये सारी एक्सरसाइज देख रहे हैं ना आप? इन सारी एक्सरसाइज को फिल कर लीजिएगा। फिर ये वाली एक्सरसाइज आपकी एज ए होमवर्क है। ठीक है। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड चैप्टर आप